आयुष 64 एक एंटी मलेरिया ड्रग्स है जो कि CCRS द्वारा खोजी गई थी। इसकी कई क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। उसके बाद इसको मलेरिया की महामारी में प्रयोग किया गया था जिसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। इसको वेस्टर्न राजस्थान में 1984 और असम में 1995 में अप्लाई करके देखा गया जिसमें बहुत अच्छे फ़ायदे मिले। दोस्तों ये औषधि बहुत ही कारगर है। आजकल कोविड-19 में भी इसके प्रयोग के लिए आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन जारी की गई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह से बनाया जाता है और इसमें क्या क्या मिला होता है। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से 4 औषधियाँ होती हैं जिसमें चिरायता, सप्तपर्ण, कुटकी और करंजलता के बीज। तो दोस्तों इनके बारे में आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। जो पहली औषधि है जिसको चिरायता बोलते हैं, दोस्तों संस्कृत में इसे किरात तिक्त भू निम्ब जौरांतक कटुतिक्त नाम से जाना जाता है। इसका लैटिन नेम सर्वेटे चिराटा है और ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है। हमारे देश में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा नेपाली चिरायते को महत्व दिया जाता है। ये सबसे अच्छा बताया गया है। तो दोस्तों जितने भी बुखार हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। खून को साफ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है और ये पहाड़ी चिरायता या कई अन्य नामों से भी आता है। अगली औषधि है हमारी सप्तपर्ण की छाल। दोस्तों ये औषधि सतोना, सप्तपर्ण, चितवन नाम से भी जानी जाती है। ये गुण में तिक्त, कषाय, उष्ण, लघु स्निग्ध, कफवात शामक, दीपन व सारक औषधि है। इसके अलावा वर्ण शोधक व कुष्ठगुण भी होती है। दोस्तों ये औषधि भी इसमें प्रयोग की जाती है। अगली औषधि है दोस्तों कुटकी। कुटकी जिसे कटुरोहिणी, कड़वी, तिक्ता, चक्रांगी, सतपरवा, कांडरूहा नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका लैटिन नेम पिक्रोहिजा कुरेरा है और ये इसमें प्रयोग की जाती है। इसका मूल का इसमें प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कुटकी, सप्तपर्ण और जो चिरायता है इन तीनों का सार निकाल के प्रयोग में लिया जाता है और दोस्तों इनकी तीनों की मात्रा समान ली जाती है। इसके अलावा जो चौथी हमारी औषधि है जिसका नाम है करंज लता के बीज। इसको कंठ करंज, कुबेरक्स, लता करंज नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है जिसका प्रयोग शीत ज्वर में, सूतिका ज्वर, आम वात, वर्षण शोथ, कर्णस्राव आदि रोगों में किया जाता है। तो दोस्तों इसके जो बीज का मज्जा होती है उसका प्रयोग इस औषधि में किया जाता है और उसको लेना होता है जितनी हम औषधियाँ तीनों ले रहे हैं उस एक औषधि के दुगनी मात्रा में। तो चलिए दोस्तों पहले आपको मैं बताता हूँ कि सार कैसे निकाला जाता है। तो हमने ये नेपाली चिरायता लिया है और इस चिरायते को हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, फिर इसका सार भाग निकालेंगे यानी इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो हम निकालेंगे। इसके अलावा इसमें अन्य भी विधियाँ होती हैं लेकिन आसानी से समझने के लिए या आसानी से आप घर पे करने के लिए इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि 1 किलो अगर आप चिरायता लेते हैं तो उसको लगभग 8 गुना पानी में आपको उबालना होता है और जब उसका चौथाई भाग शेष रह जाए तब तक उसको उबालना होता है। उसके बाद दोस्तों आप छानिए, छान के उसको कढ़ाई में डाल के फिर उसको गाढ़ा कीजिए और फिर उसको सुखा लीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का सार निकाल सकते हैं यानी उसका जो मेन पॉइंट है, जो कार्य करने वाली जो मेन ताकत है वो निकाल सकते हैं। उसको कैप्सूल या अन्य किसी टेबलेट फॉर्म में लेके उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 3 औषधियों का सार निकालना है और चौथी औषधि जो करंज लता के बीज हैं उसका मगज का प्रयोग करना होता है। दोस्तों इसका कैप्सूल 500 mg का आता है यानी कि टेबलेट या कैप्सूल जो आती है वो 500 mg कहते हैं। उसमें 300 mg इन 3 औषधियों का सार भाग होता है और 200 mg इसमें करंज लता के जो बीज होते हैं उसका मगज होता है। तो इस तरह से ये चारों औषधि मिला के इसके कैप्सूल तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से सार निकाल लें और इसकी फिर जो कैप्सूल फॉर्म भरना चाहें तो कैप्सूल फॉर्म भर सकते हैं या टेबलेट में जो आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही सेफ औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको चिकित्सक की सलाह के अनुसार आपको प्रयोग करना चाहिए। जो इसकी मेन डोज है वो बताई गई है कि इसकी 4 टेबलेट यानी 500 mg की 4 टेबलेट आप दिन में 3 बार भी यूज कर सकते हैं और 5-7 दिन इसको लगातार ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को आप अगर 5 से 12 साल के बच्चों को प्रयोग कराएं तो उसको 2 टेबलेट दिन में 3 बार 5-7 दिन दे सकते हैं। और अगर आप 5 साल से छोटे बच्चों को कराएं तो आप उनको 1 टेबलेट या जो कैप्सूल है उसको खोल के हनी के साथ इसका प्रयोग कराएंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बताया गया है कि इसकी अगर कम मात्रा में अगर आप इसको लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैप्सूल कैसे भरे जाते हैं। इस तरह से अगर आप सभी का सार बार निकाल लेते हैं फिर निश्चित मात्रा जो आपको मैंने बताई है उस मात्रा में आप उस औषधि को लीजिए और फिर औषधि को लेके इस तरह से कैप्सूल के
एक छोटा कंटेनर आता है जो कि कैप्सूल भरने के लिए काम लिया जाता है। आप लोकल में अगर इसको भरना चाहें घर पे तो इस तरह से भर सकते हैं। फिर जो भी औषधि हो, जिस भी औषधि का आपको मेजरमेंट करना हो उस औषधि को लीजिए और फिर उस सारे कैप्सूल में इस तरह से इसको डालिए और फिर इसको अच्छे से दबा के जो ऊपर वाली कैप है कैप्सूल की वो लगा के आप इसको पैक कर देंगे तो आपका कैप्सूल तैयार हो जाएगा। और इन कैप्सूल का प्रयोग करके आप आसानी से इस दवा का उपयोग कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। ये औषधि आम पाचक होती है, यानी आम का पाचन करती है। इसके अलावा सूजन को नष्ट करती है और वात और कफ को बैलेंस करती है। दोस्तों, स्वाइन फ्लू के सभी लक्षण में ये कारगर औषधि है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा विषम ज्वर, शल्यपद या कोरोना जैसे या स्वाइन फ्लू जैसे सिम्टम में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, विषम ज्वर की ये बेहतरीन औषधि है। सर्दी जुकाम खांसी में भी ये कार्य करती है और खून को साफ करने में भी फायदा पहुंचाती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन औषधि है जिसका प्रयोग करके आप फायदा उठा सकते हैं। इसका प्रयोग करने से स्वाइन फ्लू या कोरोना जैसी बीमारी में जितने भी लक्षण मिलते हैं उसमें फायदा पहुंचता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है।